Hello students, good evening and welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Science World and Sri Science Academy. This is your biology mentor Dr. Rajesh Tiwari. Dear students, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस बीच हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग इस समय प्लांट एनाटॉमी पढ़ रहे हैं और उसमें हमने काफ़ी बातें पढ़ लिया है। हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के टिश्यू पढ़ लिए हैं। इसमें टिश्यू सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट किया था, यही बात थी ना। गुड इवनिंग मंजू। देखिए असल में मैंने एक प्लान ये बनाया है कि थोड़ा सा आप लोगों के क्लास का टाइम ड्यूरेशन मुझे बढ़ाना है और बढ़े टाइम का क्या करना है मैं बता दूं कि जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक तो चलता ही रहेगा, यानी प्लांट एनाटॉमी जब तक पूरी नहीं हो जाएगी चलती रहेगी। साथ में हम चाह रहे हैं कुछ टेक्निकल टॉपिक भी हम लोग थोड़ा सा लेते रहें ताकि उस पर भी हमारा कमांड होता रहे, और उसके लिए हम आपका हमें टाइम नहीं काटेंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम हम आपको देंगे। तो वो हम सोच रहे थे कि साथ में जेनेटिक्स हम लोग स्टार्ट करें, है ना। तो जो प्लांट एनाटॉमी का टाइम था वो टाइम तो रहेगा ही रहेगा, उस टाइम में कोई कटौती नहीं होगी। उस टाइम में प्लांट एनाटॉमी ही पढ़ाई जाएगी, एनाटॉमी पूरे होने के बाद उसमें एम्ब्रियोलॉजी ही पढ़ाई जाएगी, वो टाइम आपका चलता रहेगा। उसके अलावा एडिशनल टाइम दे करके मैं एडिशनल टॉपिक कवर करने की सोच रहा था। तो वो मेरे मन में आया कि हम जेनेटिक्स के लिए अलग से आपको टाइम दें। तो थोड़ा सा आज मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ, क्योंकि जेनेटिक्स शुरू करने के लिए कुछ चीज़ों की हमको तैयारी करनी पड़ती है। उसकी बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ चीज़ें होती है आपको जानना होता है। तो मैं थोड़ा सा आज के लिए स्पेशली, अब समझिए कि मैं अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा जेनेटिक्स जो मैं बता रहा हूँ उसकी बातें आज आप लोग घर जाके जरूर तैयार कर, घर पे आप लोग ही ऑलरेडी उनको तैयार कर लेंगे। तो कल की क्लास से हम लोग क्या करेंगे, एनाटॉमी तो चलेगी ही चलेगी। असल में आज थोड़ा सा हमको जल्दी है, जल्दी मतलब कि हमारे घर में थोड़ा सा एक मेडिकल इमरजेंसी है कि हमको जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम आज आपको थोड़ा सा एक होमवर्क टाइप का दे रहे हैं आपके लिए, कुछ आपकी हेल्प भी कर रहे हैं। इसको आप लोग मास्टर करके हमसे तब फिर जब कल के क्लास में मिलेंगे तो हम लोग रूटीन में जो चलता है, जो आपको टाइम दिया गया था अपने एनाटॉमी एम्ब्रियोलॉजी के लिए, टाइम तो आपका रहेगा ही रहेगा, उसमें प्लस करके थोड़ा टाइम दे करके हम साथ में जेनेटिक्स को आगे धीरे धीरे ले चलेंगे, ताकि एक डिफिकल्ट टॉपिक पे आपका कमांड होता रहेगा और आपको थोड़ा सा ये लगेगा, आपको विश्वास भी होता रहेगा कि हम जिस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे जो टेक्निकल और टिपिकल टॉपिक्स हैं वो बाकी जगहों से अच्छे पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जब पढ़ा के दिखाया जाएगा तब ना बात सामने आएगी। अरे भाई किसी ने कह दिया हमने बड़ा अच्छा भोजन बनाया, और भोजन पहले खिलाओ, हम टेस्ट करें तब बताएंगे तुम्हारा भोजन बाकी लोगों से अच्छा है कि खराब है, तो पहले करके दिखाना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहला काम जेनेटिक्स में आप क्या करेंगे। अब मेंडल की हिस्ट्री याद कर लें, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप क्या करेंगे सबसे पहला काम कि अगर हम क्या करें, बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स की बात आपसे कर लें। हालांकि आपको ये सब याद ही है, मैं नहीं कह रहा हूं, फिर मेरा काम है आपको याद दिला देना। बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स मैंने आपको पूरी प्लानिंग बता दिया। आज मैं खाली ये सारी बातें आपसे कर ले रहा हूं, अगले दिन से हम लोग अपने क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ाएंगे और बढ़े ड्यूरेशन में जेनेटिक्स की बात करेंगे, बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले पी प्लांट, आप जानते हैं मेंडल ने पी प्लांट पे स्टडी किया था, तो पी प्लांट के ऑल द 7 कैरेक्टर आप जो हैं एकदम रट जाइएगा। और उसमें इस तरह से कि उस 7 कैरेक्टर के, आप जानते हैं हर कैरेक्टर के 2 फॉर्म्स होते हैं, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, और उनमें से एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। जैसे अगर आप मान लीजिए अगर प्लांट की हाइट यूज किया तो क्या होता है, टाल और ड्वार्फ होता है, सबको पता है। तो आप जानते हैं टाल होता है डोमिनेंट और ड्वार्फ होता है रिसेसिव, सबको मालूम है। तो आप क्या करेंगे कि पहला काम आपके लिए होगा कि ऑल द 7 कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट, all the 7 characters of pea plant studied by Mendel, of pea plant studied by Mendel, ये मेंडल ने स्टडी किया था, स्टडीड बाय मेंडल, ये आप लर्न कर लेंगे, है ना।
और साथ में उनमें से उस कैरेक्टर का कौन सा फॉर्म डोमिनेंट होता है, कौन सा फॉर्म रिसेसिव होता है, ये भी आप याद कर लेंगे। तो आगे मैं जोड़ दे रहा हूं उसमें, विथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव फॉर्म्स, विथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव। कि आप इसको ये काम कर लेंगे, जिससे मैंने एग्जांपल दिया। चलिए एक आध मैं लिख के दिखा भी दे रहा हूं। मान लीजिए हम करें, हमारा कैरेक्टर है फ्लावर कलर, तो फ्लावर कलर हमारा कैरेक्टर हो गया है। अब इसके दो फॉर्म हो जाएंगे, एक हो जाएगा डोमिनेंट और एक हो जाएगा रिसेसिव। तो हम सब लोग जानते हैं, देखिए अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करेंगे तो वहां पे लिखा है वायलेट और व्हाइट लिखा है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हर बुक्स में रेड एंड व्हाइट लिखा रहता है। तो आप चाहे जो भी याद कर लीजिए। एनसीईआरटी फॉलो करेंगे तो वहां पर वायलेट डोमिनेंट लिखा है और व्हाइट रिसेसिव लिखा है, लेकिन अधिकांश बुक में रेड एंड व्हाइट लिखा है। तो मैं भी रेड एंड व्हाइट लिख दे रहा हूँ, लेकिन हमको एनसीईआरटी वाली बात भी जाननी चाहिए। तो अब यहाँ जो डोमिनेंट होगा वो कौन होगा, आप जानते हैं कि हम इसको रेड लिख ले रहे हैं, हालांकि एनसीईआरटी में वायलेट लिखा हुआ है। और रिसेसिव जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, आप जानते हैं यहाँ पर व्हाइट होता है। ऐसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम और ले लें, हम दूसरा मान ले रहे हैं, हम सेकेंड ले रहे हैं। मान लीजिए हमारा यहाँ पर प्लांट हाइट है, ये प्लांट की हाइट है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर वही बात हो जाएगी, इसके भी दो फॉर्म्स हो जाएंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो डोमिनेंट कौन होगा, तो आप जानते हैं डोमिनेंट यहाँ पर होता है टॉल, और रिसेसिव कौन होता है, तो आप जानते हैं ड्वार्फ होता है। तो मैंने कहा यही बात आप याद कर लीजिएगा, हर बुक में है, आप लोगों को याद भी होगा। और आप जानते हैं ये इंफॉर्मेशन तो हाई स्कूल से लेकर के हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीएससी, एमएससी, कहीं की बुक उठाएंगे तो आपको वहां पर ये मिल जाएगा, है ना। तो आप इसको बिल्कुल रट डालेंगे कि मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर पी प्लांट के स्टडी किए थे, वो 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे, और उसमें से कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट था, कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव था। ठीक है ना। इतना जब आप रट लेंगे तो थोड़ा सा अपने दिमाग से जरा सोचिए कि आखिर में कैसे पता चले, कि कैसे आपने कह दिया कि ये रेड जो है डोमिनेंट है और व्हाइट रिसेसिव है, कैसे इस बात का पता लगाएं भाई। मेंडल ने कैसे पता लगाया होगा कि डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। ठीक, तो इसके लिए एक बड़ा आसान सा प्रिंसिपल समझिए। मेंडल कितने इंटेलिजेंट थे, इस बात से इससे इस बात का पता लगाया जा सकता है कि किसी प्लांट की प्योरिटी को डिसाइड करने का जो उनका तरीका था उनके समय में, मतलब सोच लीजिए 19वीं सेंचुरी में वो तरीका आज भी अपनाया जाता है। तो मेंडल ने पहले क्या किया कि प्लांट्स की प्योरिटी को टेस्ट किया। और प्योरिटी कैसे टेस्ट की जाती है, थोड़ा सा ठीक है भाई, बेसिक्स पे कमांड करिए। और मेरा तो आप लोगों से सलाह है कि सब्जेक्ट तो आप पढ़िए ही पढ़िए, सब्जेक्ट पढ़िए, सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तैयार हो जाएगा, आप लेक्चरर बन भी जाएंगे। लेकिन कोशिश करिए यार सब्जेक्ट आपको आए। सब्जेक्ट आने का मतलब ये है, कई लोगों को सब्जेक्ट नहीं आता फिर भी रट करके लेक्चरर बन जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि आपके अब तक जो टीजीटी पीजीटी हुआ था, अब आगे क्या होगा भगवान जाने, लेकिन टीजीटी पीजीटी का स्टैंडर्ड बहुत ही लो होता है एग्जाम का। देखो रट रट के लेक्चरर बन गए, सब्जेक्ट आता होता था नहीं। तो जिसको सब्जेक्ट नहीं आएगा अपने बच्चों को क्या सिखाएगा। भाई मेरा तो प्रयास है कि मेरे साथ जो जुड़े वो सब्जेक्ट को खाली लेक्चरर बनने के लिए ना पढ़े, बल्कि सब्जेक्ट सीखने के लिए पढ़े, सब्जेक्ट में नॉलेज लेने के लिए पढ़े, ताकि वो जिन बच्चों को पढ़ाए उन बच्चों को वास्तव में नॉलेज दे, उनको सब ट्रिक्स एंड टेक्निक सिखाए, उनको विषय का वास्तव में कॉन्सेप्ट सिखाए, ताकि वो बच्चा आगे बढ़े। ठीक है ना। रट रट के तो आप जानते हैं कि लेक्चरर बनना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, और तमाम बातें रट के आंसर दिया जा सकता है। क्योंकि आपके टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम होता है, या होता था कह लीजिए पहले, उसके अधिकांश क्वेश्चन बड़े लोअर लेवल के हुआ करते थे, अधिकांश तो इंटर लेवल के हो जाते थे। तो इसलिए तमाम लोग सिलेक्ट हो जाते थे। लेकिन अब उम्मीद करिए कि अब जो एग्जाम होगा, शायद अब नया जो आपका आयोग बन रहा है वो इस पर विचार कर रहा है, बता रहे हैं लोग, और पेपर ठीक ठाक होगा। और अगर आपको कहीं जीआईसी का देना होगा तो भाई यहाँ तो पेपर अच्छा होता ही होता है। तो पेपर थोड़ा सा हम लोग अपना प्रयास करें कि सब्जेक्ट हमको आए, मेरे ही एडवाइस है, बाकी आप लोग भाई खुद ही मेच्योर हैं, अपने हिसाब से आप सोच सकते हैं। तो देखिए अब जरा देखिए प्योरिटी कैसे हम टेस्ट करेंगे। तो अब जरा एक एक स्टेप आगे बढ़ी जरा सा। क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फॉर
टेस्टिंग द प्योरिटी, टेस्टिंग द प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ अ प्लांट, ऑफ अ प्लांट। हालांकि ये मेंडेलियन क्राइटेरिया है, लेकिन आज भी फॉलो की जाती है। क्राइटेरिया ये मेंडेलियन है, मेंडल की है, लेकिन आज भी फॉलो की जाती है। तो आप जानते भी होंगे कि ये मेंडेलियन क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग द प्योरिटी क्या थी। जैसे मान लिया आपने कहा, अच्छा यहां पर मैं आप एक बात बता दूं, खैर अभी थोड़ा एक मिनट रुकिए। अभी मान लीजिए मैं कहूं कि यहाँ पर रेड फ्लावर वाला प्लांट है, रेड फ्लावर वाला आपका प्लांट है, तो अब ये रेड फ्लावर वाला प्लांट प्योर है कि हाइब्रिड है, इस बात का पता कैसे लगाएं? ये रेड फ्लावर वाला प्लांट जो है हमारा है, वो प्योर है कि हाइब्रिड है, इस बात का पता हम कैसे लगाएं? तो इसका मतलब कि देखिए मेंडल ने क्या किया था। मेंडल क्राइटेरिया है जो बड़ी ही इंटेलिजेंट है। वो क्या है, इन्होंने इसकी सेल्फिंग कराया, सेल्फिंग। और सेल्फिंग का मतलब आप जानते हैं, मेंडल ने पी प्लांट लिया था, और पी प्लांट आप जानते हैं बाइसेक्सुअल होता है, यानी उसी फ्लावर के अंदर मेल आर्गन स्टेमन भी है, उसी के अंदर फीमेल आर्गन आप जानते हैं कार्पेल भी है। तो उन्होंने क्या किया कि एक ही फ्लावर का, हालांकि एक ही प्लांट का भी फ्लावर यूज किया जा सकता है, आप जानते हैं जेनेटिक्स में अगर एक ही प्लांट के मेल और फीमेल दो अलग अलग फ्लावर यूज किए जाएं तब भी उसको सेल्फिंग कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि जिस प्लांट का मेल आर्गन लिया उसी प्लांट का फीमेल आर्गन यूज किया, ठीक है ना। तो जब सेम प्लांट का मेल और फीमेल दोनों आर्गन यूज किया जाए, इसी को सेल्फिंग कहते हैं। हालांकि एम्ब्रियोलॉजी में ये बात बदल जाएगी, ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा हिंट कर दूं आपको। मान लीजिए मैं कहूंगा आपसे कि मान लीजिए कि ये आपका कोई प्लांट है, मान लीजिए हम पी प्लांट ही मान लीजिए, हम कहें चलो ये पी प्लांट है। अब जानते हैं फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल होता है। एक मान लीजिए पी, दूसरा पी प्लांट है यहाँ पर, इसका भी फ्लावर, अब देखिए सेम पी प्लांट है तो यहाँ भी फ्लावर बाइसेक्सुअल ही होंगे, ये बाइसेक्सुअल होगा। तो अब ध्यान दीजिए जरा सा, टेक्सोनॉमी और एम्ब्रियोलॉजी वाले ये कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, टेक्सोनॉमी और एम्ब्रियोलॉजी वाले ये कहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जरूरी क्या है कि जिस फ्लावर से पॉलन ग्रेन लिया जाए उसी के स्टिग्मा पर पहुंचाया जाए। यानी ये केस नंबर जो 1 है वही खाली सेल्फिंग है, किसके हिसाब से, टेक्सोनॉमी और एम्ब्रियोलॉजी के हिसाब से। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये है सेल्फिंग, ये है सेल्फिंग अकॉर्डिंग टू टेक्सोनॉमिस्ट एंड एम्ब्रियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड एम्ब्रियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ये बात जरा ढंग से आप याद रखिए, इससे क्वेश्चन मिल जाता है असल में, है ना। पहली केस क्या है, सेल्फिंग है, किसके हिसाब से, टेक्सोनॉमी वाले लोगों के हिसाब से और एम्ब्रियोलॉजी वाले लोगों के हिसाब से। लेकिन मैं अगर उसी प्लांट के इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन लेके उसी प्लांट के दूसरे पे अगर गिरा दूं, या इस प्लांट का पॉलन ग्रेन लेके उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर पे गिरा दूं, यानी अगर मैं कहूं कि ये हमारी केस नंबर, इसको मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूं और इसको मैं 3 लिख रहा हूं, तो जो टेक्सोनॉमी और एम्ब्रियोलॉजी वाले लोग हैं वो कहते हैं कि केस नंबर 2 भी जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन है, और केस नंबर 3 तो खैर है ही है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, उसी प्लांट के एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन लेकर के उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर पहुंचा दिया, प्लांट सेम रखा, केस नंबर 2। तो इसको भी लोग क्या कहते हैं, इसे क्रॉस कह देते हैं, ये क्रॉस है, एक क्रॉस पॉलिनेशन है, एक क्रॉस पॉलिनेशन है। किसके हिसाब से, वही फिर वही बात, कौन लोग कहते हैं, इसको टेक्सोनॉमिस्ट कहता है और एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहता है। लेकिन जो जेनेटिक्स वाले हैं उनका कहना क्या है
उनका कहना ये है कि एक प्लांट के सारे फ्लावर जेनेटिकली सेम होते हैं, इसलिए पहली केस जिसमें हमने एक फ्लावर से पालन ग्रेन लेके और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचाया, ये तो सेल्फिंग है ही है। जो दूसरी वाली केस है जहां पर हमने एक प्लांट के एक फ्लावर से पालन ग्रेन लिया और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचा दिया, वो भी सेल्फिंग है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों ही क्या है, सेल्फिंग है अकॉर्डिंग टू जेनेटिसिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो केस नंबर यहाँ पे 1 है ये वाली पहली वाली केस, और जो केस नंबर 2 है, ये दोनों ही जो है वो क्या है, वो सेल्फिंग है, वो दोनों ही सेल्फिंग है। किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू जेनेटिसिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ये बात जरा समझने की कोशिश करिएगा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलता है। अकॉर्डिंग टू जेनेटिसिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जेनेटिसिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप ये अंतर समझ गए होंगे, है ना, साफ साफ देख रहे हैं कि जो कह रहे हैं कौन, टेक्सोनॉमिस्ट कह रहे हैं, और एम्ब्रियोलॉजिस्ट कह रहे हो क्या कह रहे हैं कि क्या है, सेल्फिंग। किसको, खाली पहली को, खाली पहली केस को सेल्फिंग कह रहे हैं, खाली पहली वाली केस। यानी टेक्सोनॉमी और एम्ब्रियोलॉजी वालों के हिसाब से सेल्फिंग हम तब बोलेंगे जिस फ्लावर का पालन ग्रेन रहेगा उसी फ्लावर का स्टिग्मा भी रहेगा। यानी मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन अगर सेम फ्लावर के रहेंगे तभी हम सेल्फिंग कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जेनेटिक्स वाले क्या कहते हैं कि नहीं, अगर सेम फ्लावर का मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन रहेगा वो तो सेल्फिंग है ही है। अगर सेम प्लांट के भी फ्लावर अगर रहेंगे, यानी कि अगर हम एक फ्लावर का पालन ग्रेन लें और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर पहुंचा दें, केस नंबर 2, तो ये भी सेल्फिंग है, ध्यान दीजिएगा। तो सेल्फिंग में थोड़ा सा जेनेटिक्स वालों में और टेक्सोनॉमी एम्ब्रियोलॉजी वालों में अंतर है, इस बात को जरा सा ढंग से याद रखिएगा, है ना। और इसी दूसरी वाली केस को असल में जिटोनोगैमी कहा जाता है, हम जब पढ़ेंगे आगे तो बात करेंगे इस पर। तो आई होप कि मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे कि थोड़ा सा सेल्फिंग को लेकर के जेनेटिक्स और एम्ब्रियोलॉजी वालों में अंतर है। जेनेटिक्स वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन सेम फ्लावर के हैं वो तो सेल्फिंग है ही है, अगर एक ही प्लांट के हैं तब भी सेल्फिंग है, जेनेटिक्स वाले कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी वाले कहते हैं नहीं, सेल्फिंग के लिए क्या जरूरी है कि जिस फ्लावर का पालन ग्रेन हो उसी का स्टिग्मा भी होना चाहिए, यानी जिस फ्लावर का मेल ऑर्गन है उसी का फीमेल ऑर्गन भी होना चाहिए, तब सेल्फिंग कहेंगे। ये बात थोड़ा ढंग से आप याद रखिएगा, इसको लेके हमको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है। और इस दूसरी वाली को जिटोनोगैमी कहते हैं, आगे हम बात कर लेंगे। तो मेंडल साहब ने क्या किया, आगे हम बात कर रहे हैं, हम टेस्टिंग ऑफ प्योरिटी कैसे करते हैं। तो मेंडल साहब ने इंटेलिजेंट तरीका निकाला कि मान ली हम कहें कि हमारे पास से रेड फ्लावर वाला प्लांट है, इन्होंने क्या किया, रेड फ्लावर वाले को सेल्फिंग किया। सेल्फिंग अब आप समझ गए हैं सेल्फिंग क्या होती है। अगर सेल्फिंग कर रहे हैं, मान लो वही कैरेक्टर बार बार आ रहा है, यहाँ पे रेड फ्लावर वाले प्लांट मिले, है ना, फिर क्या किया, फिर दोबारा सेल्फिंग किया, यानी रिपीटेड सेल्फिंग हो रही है, बार बार वही सेल्फिंग हो रही है और वही कैरेक्टर बार बार अपीयर हो रहा है। तो बार बार सेल्फिंग करने पर अगर वही कैरेक्टर अपीयर हो, इसे कहते हैं प्लांट हमारा कैसा है, वो प्योर है। तो रिपीटेड सेल्फिंग कराने के बाद देख रहे हैं यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि हम यहाँ पे रेड फ्लावर लिए थे, रेड फ्लावर वाला प्लांट था, हमने सेल्फिंग किया, फिर रेड फ्लावर वाला प्लांट मिला, इसकी सेल्फिंग किया, फिर रेड फ्लावर प्लांट मिला। यानी रिपीटेड सेल्फिंग से अगर सेम कैरेक्टर बार बार अपीयर होता है तो प्लांट आपका प्योर कहलाता है, ठीक है ना। अब हम कह सकते हैं कि ये प्लांट कैसा है, ये है प्योर है, ये है प्योर फॉर रेड फ्लावर कलर है, ये रेड फ्लावर कलर के लिए कैसा है, बिल्कुल प्योर है, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए अगर मैं ऐसा करता कि मान लीजिए रेड फ्लावर वाला प्लांट है, रेड फ्लावर वाला प्लांट है, हमने क्या किया, इसकी सेल्फिंग करी और सेल्फिंग के बाद पता चला कि अगले ही जनरेशन में रेड के साथ साथ, ध्यान दीजिए यहाँ पर रेड फ्लावर वाला प्लांट तो मिला ही मिला, यहाँ पर व्हाइट फ्लावर कलर वाले प्लांट भी मिल गए, व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट भी मिल गए। तो ध्यान दीजिए ये वाली केस जरा सा, ये अगर ऐसा
रेड फ्लावर वाला प्लांट अगर है, हमने क्या किया, उसकी भी सेल्फिंग करी, और सेल्फिंग में क्या दिख रहा है हमको कि सेल्फिंग के बाद रेड फ्लावर वाला तो प्लांट मिला, लेकिन व्हाइट वाला फ्लावर भी आ गया। यानी सेल्फिंग के बाद अगर इसे दूसरा कैरेक्टर भी आ गया, तो अब यहां से हम कंक्लूजन क्या ड्रा करेंगे कि ये जो रेड फ्लावर वाला प्लांट है कैसा था, ये हाइब्रिड है। ये है हाइब्रिड फॉर फ्लावर कलर। ये फ्लावर कलर के लिए कैसा है, हाइब्रिड है। ठीक है ना। आई होप कि अब आप लोग मेंडेलियन जो क्राइटेरिया है टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ ए प्लांट आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले मेंडल ने क्या किया कि प्लांट की प्योरिटी को टेस्ट किया और अपने क्रॉस में प्योर प्लांट ही यूज किया। तो ये आपने क्या समझा कि अगर किसी प्लांट को लेकर के जो भी कैरेक्टर स्टडी किया जा रहा है, अगर उसकी बार बार सेल्फिंग कर रहे हैं और वही कैरेक्टर बार बार आ, रेड फ्लावर रेड फ्लावर रेड फ्लावर, वही कैरेक्टर अगर बार बार अपीयर हो रहा है, इसका मतलब वो प्लांट कैसा है, इस कैरेक्टर के लिए प्योर है। देखिए प्योर है। लेकिन पता चला कि हमने रेड फ्लावर वाले प्लांट को लेके सेल्फिंग की, और सेल्फिंग करने के बाद देख रहे हैं कि रेड तो आया, व्हाइट भी आ गए, दोनों आ गए। तो अगर दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर अगर अपीयर हो जाते हैं सेल्फिंग से, तो हम ये निष्कर्ष निकालेंगे या मेंडल ने ये कंक्लूजन ड्रा किया कि ये प्लांट कैसा है, हाइब्रिड है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि मेंडल ने कैसे पहचाना कि प्लांट प्योर है अथवा हाइब्रिड है। और आप देखिए मेंडल की ये जो इंटेलिजेंसी है वो आज भी यूज की जाती है। इतने इंटेलिजेंट टेक्निक है ये कि 200 साल बीत जाने के बाद भी आज भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो मेंडल ने क्या किया, प्योर प्लांट अपना सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए अगली बात अपनी ये है कि कैसे पहचाने कि जो दो कैरेक्टर मिल रहे हैं, इसमें हमने कहा कि प्लांट की हाइट टाल भी मिली और ड्वार्फ भी मिली, तो उन्होंने क्या किया कि प्योर टाल भी पहचान लिया और प्योर ड्वार्फ भी पहचान लिया सेल्फिंग टेक्निक से। अब ये क्या करते हैं कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्लांट के बीच क्रॉस करते हैं मेंडल। और अब हम क्या करते हैं, अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि मेंडेलियन क्राइटेरिया क्या है, इस बात का पता लगाने के लिए कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट होगा या कैरेक्टर का कौन सा फॉर्म डोमिनेंट होगा, कौन सा फॉर्म रिसेसिव होगा। देखिए हम लोग अपनी बुक देख करके रट डालते हैं, लेकिन मेंडल के सामने तो कोई बुक थी नहीं, उनके पास कोई लिटरेचर था ही नहीं, आप जानते हैं, तो खुद ही वो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। तो मेंडल ने क्या किया, आपने देख लिया कि उनकी क्राइटेरिया प्योरिटी वाली क्या थी, इसमें उन्होंने क्या किया, प्योरिटी को टेस्ट कर लिया। अब अगली देखिए क्राइटेरिया क्या है, उस पर बात कर लें थोड़ा सा हम आपसे कि मेंडेलियन क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग the dominant and recessive characters, dominant and recessive कैरेक्टर या फॉर्म आप लिख सकते हैं, कैरेक्टर्स या फॉर्म आप लिख सकते हैं। कैसे इन्होंने पहचाना कि रेड और व्हाइट में से कौन सा डोमिनेंट है या कौन सा रिसेसिव है, या टाल और ड्वार्फ में से कौन डोमिनेंट कौन रिसेसिव है। तो पहले उन्होंने क्या किया, पहले प्योरिटी का टेस्ट कर लिया। उन्होंने क्या किया कि दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के प्योर प्लांट ले लिए, उनके बीच क्रॉस करा दिया। तो मान लीजिए उनको पता करना था कि यहाँ पे टाल और ड्वार्फ में से कौन डोमिनेंट है, तो ध्यान दीजिए उन्होंने पहले प्योरिटी टेस्ट कर लिया है। तो क्या है, उनका एक प्लांट मान यहाँ पे पी फॉर प्योर समझिएगा, प्योर यहाँ पे टाल प्लांट हाइट वाला प्लांट है, और इसको क्रॉस कर दिया किससे, प्योर ड्वार्फ प्लांट हाइट वाले प्लांट से क्रॉस कर दिया। और क्रॉस करने के बाद अगली जो जनरेशन है, आप जानते हैं जहां से क्रॉस किया जाता है उसको पेरेंटल जनरेशन या P1 जनरेशन कहते हैं, और जहां पे जो अगली जनरेशन आती है उसको हम लोग F1 जनरेशन कहते हैं। तो इस F1 जनरेशन में मेंडल ने देखा कि पेरेंटल जनरेशन के दो में से कोई एक ही यहाँ पे कैरेक्टर अपीयर होगा, या तो यहाँ का प्लांट टाल प्लांट हाइट वाला होगा या फिर ड्वार्फ प्लांट हाइट वाला होगा। तो F1 जनरेशन में जो प्लांट कैरेक्टर अपीयर हो गया उसी को डोमिनेंट कहते हैं। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट से देखा है कि जब एक टाल को एक ड्वार्फ से क्रॉस करते हैं, मान लीजिए उन्होंने यहाँ पे टाल वाले को मेल ले लिया, ये मेल मान लीजिए है, मतलब यहाँ से टाल वाले का इन्होंने पॉलन ग्रेन यूज कर लिया, और मान लीजिए कि यहाँ पर जो ड्वार्फ वाला उसका उन्होंने क्या किया,
यहाँ पे स्टिग्मा यूज किया, मान लिया यहाँ पे इसको फीमेल लिख दिया, यहाँ पर ऐसा हो गया। तो अब यहाँ पे जो कैरेक्टर आया वो मेंडल ने प्रैक्टिकली देखा है। हम लोग अपनी बुक से देख के अवश्य रटते हैं, लेकिन हमको क्राइटेरिया मालूम होनी चाहिए। अगर हमको खुद ही पता करना पड़ कर तो कैसे पता करेंगे। तो मेंडल ने जब टाल और ड्वार्फ को क्रॉस किया तो क्या मिला इनको, यहाँ पर टाल मिला, है ना। तो इस तरह से टाल कह दिया गया क्या कैसा है, यही डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है। तो मेंडल ने एक्चुअली ऐसे ही प्रैक्टिकल करके 7 कैरेक्टर में से पता लगाया कि 7 कैरेक्टर का कौन सा फॉर्म डोमिनेंट है और कौन सा फॉर्म रिसेसिव है। तो आप क्या कह सकते हैं कि जब पेरेंटल जनरेशन में आप दोनों फॉर्म यूज करते हैं ना, याद करिए पेरेंटल जनरेशन देख लीजिए जरा सा, पेरेंटल जनरेशन में हमने टॉल भी लिया है और ड्वार्फ भी लिया है, लेकिन F1 में कौन देख रहे हैं, खाली बस टॉल दिखाई पड़ रहा है। तो पेरेंटल जनरेशन के 2 कैरेक्टर या 2 फॉर्म में से जो फॉर्म F1 जनरेशन में अपीयर हो जाता है उसी को हम कहते हैं डोमिनेंट फॉर्म, है ना। हम क्या लिख सकते हैं कि दैट फॉर्म which appears in F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन में अपीयर होता है इज कॉल्ड, यही होता है डोमिनेंट, यही होता है डोमिनेंट, ठीक है ना। इसका मतलब टाल और ड्वार्फ में से कौन डोमिनेंट है, टाल है। और मेंडल ने कहीं से पढ़ के पता नहीं किया, मेंडल ने पूरा, जानते हैं उनको पूरे 8 साल का समय जो लगा था, तो 8 ईयर में उन्होंने यही सब तो काम तो किया कि 7 कैरेक्टर लिया। तो पहले उन प्लांट की प्योरिटी टेस्ट किया कि कौन प्योर है कौन हाइब्रिड है, उसमें से खाली प्योर को लेके क्रॉस कराना है। फिर आपने कह दिया कि उसमें से हर कैरेक्टर के 2 फॉर्म होते हैं, उसमें से एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है। तो कैसे पता चले कौन डोमिनेंट कौन रिसेसिव है, तो ऐसे पता चला कौन डोमिनेंट कौन रिसेसिव है। तो मेंडल ने इस तरह से ऑल जो 7 कैरेक्टर जो पी प्लांट के हैं उनको लेके ऐसे ही उनकी प्योरिटी का पता लगाया था, और ऐसे ही उन्होंने इस बात का पता लगाया था कि कौन सा इसमें डोमिनेंट है कौन सा इसमें रिसेसिव है। तो ये मैंने आपको साइंटिफिक जो क्राइटेरिया मेंडल की थी, जो इतनी इंटेलिजेंट थी कि आज भी इसका हम यूज करते हैं, या आज भी जो जेनेटिक्स के लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग हैं, या जो प्लांट ब्रीडर्स हैं, चाहे जो एनिमल ब्रीडर्स हैं, जो नई नई वैरायटी के प्लांट एनिमल डेवलप करते हैं, वो इसका आज भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हमने दोनों बातें आज आपको बता दिया, और आई होप कि आप मेरी बात को समझ भी गए होंगे। और नेक्स्ट क्लास में जब हमसे आप मिलेंगे कल, तो ये सारी बातें आप बिल्कुल तैयार करके रखेंगे, ठीक है ना, ये सारी बातें। अब इसके बाद आप जानते हैं कि मेंडल ने क्या किया, डिफरेंट टाइप के क्रॉसेस कराए, क्रॉस करा करके उनकी फिनोटाइप्स निकाली, उनकी जीनोटाइप्स निकाली, उनकी रेशियोज निकाली। तो आप जानते हैं उन सारे रेशियो पे क्वेश्चन आते हैं, उन क्रॉस पे क्वेश्चन आते हैं, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ये बात होती है। तो इनको भी देखना है, और आगे चल के आप जानते हैं इस पर मेंडल जेनेटिक्स के बाद आप जानते हैं आगे जेनेटिक्स थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स या मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो इतना सा थोड़ा सा मैंने कहा कि आज थोड़ा हमारे यहाँ मेडिकल इमरजेंसी है तो मुझे जाना पड़ेगा, तो मैंने ये बेसिक बात बता दी आपको, और आपके लिए होमवर्क दे दिया कि ऑल द 7 कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल आप याद कर लेंगे, और उसमें से कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है मेंडल ने कैसे पहचाना, और आप उसको याद कर लेंगे कौन डोमिनेंट कौन रिसेसिव है। तो इसके आगे की बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आई होप कि आप सारी बातें जानते थे, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपकी बात को ढंग से क्लियर कर पाऊँ, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर पाऊँ, और कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक जब हम आगे बढ़ेंगे तो तमाम रेशियो निकालने में और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको हम तमाम ट्रिक्स एंड टेक्निक बताएंगे कि जो ट्रेडिशनल तरीके हैं रेशियो निकालने के, उन सब की हम कोई आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। हम ना कोई क्रॉस कराएंगे, ना हम कोई चेकर बोर्ड बनाएंगे, डायरेक्ट ट्रिक का यूज करके अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना हम आपको सिखा देंगे। हालांकि वो भी आपको जानना चाहिए क्रॉस कैसे कराते हैं, क्योंकि जब आप इंटरमीडिएट में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में आपको ट्रेडिशनल तरीके से आपको चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा, तो उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन हम इजीली बिना पेन उठाए आंसर कैसे बता पाएं, वो ट्रिक्स एंड टेक्निक आपको हम बता देंगे, तो भी हम देख लेंगे, और ट्रेडिशनल तरीका जो चेकर बोर्ड का उसको हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं, अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। तो मैंने आपको तरीका बताया कि हम लोग अपने थोड़ा ड्यूरेशन क्लास का बढ़ाएंगे, और उसमें एनाटॉमी के साथ साथ हम जेनेटिक्स को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते रहेंगे, आपके लिए वैसे ही कुछ नई नई बातें बताते रहेंगे,
और आपसे धीरे धीरे हम पूरी जेनेटिक्स भी साथ में तैयार करवा डालेंगे। पहले मेंडेलियन, उसके बाद से मॉडर्न और मॉलिक्यूलर। चलिए आज की क्लास यहीं रोकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।